हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रोलिंग की कुछ एग्जांपल कराऊंगा। यहाँ पर ये डिस्क है जो रोलिंग कर रही है और हमें अब इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि डिस्क इज इन प्योर रोलिंग। जो डिस्क है इज इन प्योर रोलिंग है, तो इस पर फ्रिक्शन निकालना है। अब देखिए, अगर डिस्क प्योर रोलिंग में होती है कोई ऑब्जेक्ट, तो उस पर फ्रिक्शन स्टैटिक लगता है, क्योंकि प्योर रोलिंग तभी होती है जब कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन में यहाँ लगेगा ना, उसका डायरेक्शन हम न्यूटन्स लॉ से निकालते हैं। या तो यहाँ पर फ्रिक्शन राइट हैंड साइड में होगा या लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो हम किसी भी एक डायरेक्शन में एज्यूम कर लेते हैं। ये देखो, मैंने फ्रिक्शन राइट में माना। अब अगर मैं फ्रिक्शन राइट में मानूंगा तो इस फ्रिक्शन के कारण इसका एक्सेलरेशन राइट में होगा। अगर फ्रिक्शन में लेफ्ट में मानता तो इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट में होता। तो राइट में मैंने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए ले लिया। अब देखो, यहां अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एमजी का टॉर्क 0 होगा, नॉर्मल का टॉर्क भी 0 होगा। इस डिस्क पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो mg और नॉर्मल का टॉर्क 0 होगा और फ्रिक्शन का टॉर्क नॉन जीरो आएगा। अब फ्रिक्शन का टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क निकाल रहा हूं तो किस डायरेक्शन में आएगा? फ्रिक्शन अगर इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज? फ्रिक्शन अगर इधर लग रहा है तो इसको ऐसे घुमाएगा ना, तो इसका टॉर्क किस डायरेक्शन में आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। टॉर्क बराबर हम जानते हैं आई इनटू अल्फा होता है। जो टॉर्क का डायरेक्शन होता है वही अल्फा का डायरेक्शन होता है। तो इस डिस्क का अल्फा भी टॉर्क के डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो, इसका अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज आया, ठीक है। अब अल्फा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हमें अब इस पर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। देखो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को निकालने के लिए हम इसका एक डिस्क का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है ना कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, और प्योर रोलिंग तभी पॉसिबल है जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन 0 हो। तो देखिए, यहां पर जैसे ये डिस्क, क्लियर। अब हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे तो इसके एक्सेलरेशन दो कारण से होंगे। एक ट्रांसलेशन मोशन के कारण, तो ट्रांसलेशन मोशन के कारण तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर, और रोटेशन मोशन का अल्फा इधर है तो अल्फा के कारण इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, अल्फा अगर इस तरह से है तो इसी डायरेक्शन में होगा, अल्फा इनटू आर के बराबर, अल्फा इनटू आर के इक्वल। अब देखो, अगर ए बी इधर है, अल्फा आर भी इधर है, तो अब इस पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन 0 हो सकता है क्या? भाई, ए पॉइंट का रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा? a प्लस अल्फा इंटू आर। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये प्योर रोलिंग कर रही है, और प्योर रोलिंग का मतलब इस पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। अब ये एक्सीलरेशन इस इक्वेशन से 0 तभी हो सकता है ना, ये एक्सेलरेशन 0 तभी हो सकता है जब a भी 0 हो एंड अल्फा भी 0 हो। यहां पर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्योर रोलिंग करेगा, और अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो a भी 0 होना चाहिए और अल्फा भी 0 होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो सकती है। माइनस तो आएगा ही नहीं, नेगेटिव होगा ही नहीं, वो हमने डायरेक्शन वहां से देख लिया कि भाई अगर फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो a भी 0 होना जरूरी है, अल्फा भी 0 होना जरूरी है। अब अगर दोनों 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 होगा ना। भाई, यहां से अगर इस पर न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा, इसका मास m है और हॉरिजॉन्टल में एक सिंगल फोर्स F लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमने ये निकाल लिया कि एक्सेलरेशन 0 है तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन भी 0 होगा। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट
अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शन 0 के बराबर होगा। ये हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला है कर्नेस को। अब देखिए डिस्क जो है प्योर रोलिंग कर रही है ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसे भीतर की, और अभी इसमें और जो डिस्क है ये प्योर रोलिंग कर रही है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्योर रोलिंग करेगी तो यहाँ फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और उसकी वैल्यू न्यूटन्स लॉ से निकालनी पड़ेगी। और पिछले क्वेश्चन में हमने फ्रिक्शन निकाला था 0 के बराबर। ए से बी तक चलने पर रफ सरफेस है लेकिन फ्रिक्शन इस पर 0 होगा। अब ये रफ सरफेस पर चलती हुई इस बी पॉइंट के उधर स्मूथ सरफेस है, बी पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगी ए से लेकर बी तक तो ये रफ सरफेस पर चल रही है, प्योर रोलिंग हो रही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हमें बताना है बी पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जब बी से आगे बढ़ेगी स्मूथ सरफेस पर तो प्योर रोलिंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए प्योर रोलिंग के लिए यहाँ फ्रिक्शन कितना चाहिए 0। अब अगर यहाँ स्मूथ सरफेस पर भी चलेगी तो ये प्योर रोलिंग करती रहेगी। तो अगर ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर शुरू में प्योर रोलिंग कर रही है तो रफ के बाद स्मूथ सरफेस पर जाएगी तो भी ये प्योर रोलिंग करती रहेगी। कर्नेस को नोट। अब देखिए अगला केस हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमने एक डिस्क जो है इसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा और ट्रांसलेटरी मोशन है इसका इनिशियल में, मतलब इसको ट्रांसलेशन मोशन की वेलोसिटी दी और छोड़ दिया हमने। इनिशियल में घूम नहीं रही डिस्क, घूमने का ओमेगा 0 है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन ये कर रही है t बराबर 0 पर इस सिचुएशन पर। अब इसके थोड़ी देर बाद क्या होगा ये हमें बताना है। क्या ये रोलिंग करेगी, और अगर रोलिंग करेगी तो क्या प्योर रोलिंग कर सकती है या प्योर रोटेशन मोशन होगा, क्या आगे ही हमेशा जाएगी या आगे रुककर फिर वापस लौट कर आएगी। इस तरह का मोशन हमें देखना है कि इसका एक्चुअल में मोशन कैसा होगा, कंप्लीट मोशन। क्लियर माय पॉइंट। तो अब ये केस हम डिस्कस करते हैं। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर देखूंगा तो एक ही रीजन है वेलोसिटी का, ट्रांसलेटरी मोशन। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी अभी इधर है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर की तरफ स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन जो है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा और ये फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्लियर। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 नहीं है और जब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। इसकी वेलोसिटी अगर 0 है तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन इतना लगेगा और ये कांस्टेंट होगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल में केवल एक ही फोर्स लग रहा है F, बाकी तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो फोर्स नहीं होता। अब अगर एक सिंगल फोर्स इधर लग रहा है तो इस डिस्क का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का इधर होगा a के बराबर, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आएगा, न्यूटन्स लॉ से फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इसके बराबर। तो डिस्क का एक्सेलरेशन इधर की तरफ a के बराबर होगा। अब ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है तो क्या करेगा, टाइम के साथ वेलोसिटी घटाएगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की डिक्रीज होगी। इसका रिजल्ट ये निकला। क्लियर, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब देखो ये जो फ्रिक्शन है इसका टॉर्क इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट किधर आएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर इसका टॉर्क निकालूंगा तो टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा, फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा F इंटू आर। देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg और नॉर्मल का टॉर्क तो 0 होगा, बचेगा केवल फ्रिक्शन का। और फ्रिक्शन की जो लाइन ऑफ एक्शन ये है इसकी सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है, तो इसका टॉर्क हो गया F इंटू आर, दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये टॉर्क आएगा किस डायरेक्शन में, टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, देखो फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना तो ये इसको ऐसे घुमाएगा तो टॉर्क का डायरेक्शन ये होगा क्लॉकवाइज, तो अल्फा भी क्लॉकवाइज होगा। अल्फा क्या होगा,
क्लॉकवाइज होगा। तो ये इसका मतलब है कि अल्फा यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब अल्फा क्या करेगा, अभी शुरू में ओमेगा 0 था, तो अल्फा लगा तो ओमेगा 0 से तो बढ़ेगा ही सही, कम तो हो नहीं सकता। तो वेलोसिटी तो घट रही है, लेकिन ओमेगा क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है 0 से, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। अब देखो वेलोसिटी घट रही है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, और अल्फा यहां से निकाल लेंगे हम, फ्रिक्शन फोर्स ये है ही सही म्यू एम जी, तो अल्फा निकाला जा सकता है यहां से, अल्फा भी निकाल के बता देता हूं, म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अच्छा अल्फा को ए बाई आर नहीं लिखेंगे, ए बाई आर अल्फा को तब लिखते हैं जब प्योर रोलिंग होती है, हमें प्योर रोलिंग क्वेश्चन में नहीं दे रखी, ठीक है। अब यहां से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं हम, क्लियर। अब अल्फा क्या कर रहा है, इसके ओमेगा को बढ़ा रहा है, और एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को घटा रहा है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसके बाद थोड़ी देर के बाद सिचुएशन क्या होगी उसको समझते हैं हम। देखिए देखो ये डिस्क जो है ना, इसके सेंटर मास की इधर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी घटेगी, घटकर कुछ कम हो जाएगी, मान लेते हैं यहाँ कुछ वेलोसिटी घटकर b हो गई, और b v नॉट से कम होगा, और ओमेगा बढ़ता जाएगा। तो टाइम के साथ क्या होगा, b तो घटता जाएगा, ओमेगा बढ़ता जाएगा। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात करूं तो इसकी वेलोसिटी एक इधर v और एक रोटेशन के कारण इधर ओमेगा। अब देखो इस पॉइंट की अगर नेट वेलोसिटी की बात करूंगा ए पॉइंट की, तो वो क्या होगी, v माइनस ओमेगा होगी। अब v घट रहा है और ओमेगा बढ़ रहा है, तो इन दोनों का अंतर घटता जाएगा, v घटा रहा है ओमेगा बढ़ा रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कम होता जाएगा। कम होते होते थोड़ी देर के बाद ऐसा होगा कि इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जैसे ही इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, जैसे ही हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई फ्रिक्शन म्यू एम जी के बराबर है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो यहां से यहां तक प्योर रोलिंग नहीं स्टार्ट हुई तो फ्रिक्शन म्यू एम जी है, इसके बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन 0 है। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब अब हमसे ये पूछा था कि इसको हमने शुरू में ओमेगा ले दिया और रफ सरफेस पर रख दिया, तो इसका मोशन कैसा होगा, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट इट विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन आफ्टर सर्टेन टाइम इट स्टार्ट प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग स्टार्ट होने के बाद क्योंकि फ्रिक्शन 0 हो जाएगा तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, इसका ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आगे इनफाइनाइट टाइम तक लगातार आगे ही बढ़ता जाएगा, कभी वापस लौट कर ये डिस्क नहीं आएगी। तो ये इसका जो रिजल्ट है वो ये है, करने इसको नोट। अब देखो अगला केस ये है कि हमने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक डिस्क रख दी, लेकिन अब इस डिस्क को इनिशियल में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ऐसे घुमाकर इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने रख दिया। इसका सेंटर ऑफ मास अभी इनिशियल में नहीं चल रहा, जो सेंटर ऑफ मास है रेस्ट कंडीशन में है इनिशियल में t बराबर 0 पर, मतलब t बराबर 0 पर ये डिस्क प्योर रोटेशन में इस लाइन के अबाउट ऐसे घूम रही है, बस अपनी एक्सिस पर प्योर रोटेशन मोशन है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन इसके मोशन को चेंज करेगा, इसके ओमेगा को चेंज करेगा, लीनियर वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो हमें बताना है जैसे यहाँ से छोड़ोगे ये इसके बाद किधर जाएगी, राइट में जाएगी डिस्क या लेफ्ट में जाएगी, और राइट में जाकर फिर वापस लौट कर आएगी, या क्या होगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये सब चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। गेट इट, कि हमारा जो केस है हमें क्या रिजल्ट बताना है कि इस t बराबर 0 पर ये डिस्क प्योर रोटेशन कर रही है, इससे छोड़ने के जस्ट बाद ये राइट में चलेगी या लेफ्ट में चलेगी, और चलने के बाद थोड़ी देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। क्लियर, तो देखो इसको डिस्कस करते हैं। वापस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें,
अब देखो प्योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी केवल रोटेशन मोशन के कारण है, और रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है ना, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी इधर आएगी ओमेगा नॉट इनटू आर। अब देखो अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर चल रहा है तो इस पर ये इधर स्लिप कर रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब इस डिस्क पर फ्रिक्शन राइट हैंड साइड में लगा, और फ्रिक्शन राइट में जो लगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, क्योंकि इस पॉइंट की अभी वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन इतना होगा। अब देखो अगर फ्रिक्शन जिधर लगता है उधर इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, इसके सेंटर ऑफ मास की अभी इनिशियल में वेलोसिटी जीरो है, लेकिन अब एक्सेलरेशन आएगा ना इधर, तो अब जैसे इसको छोड़ेंगे, छोड़ने के जस्ट बाद क्या होगा, जैसे डिस्क मैंने बनाई, मान लेते हैं इस फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, और एक्सेलरेशन तो वही आएगा पहले की तरह, कितना, F डिवाइडेड बाय मास दैट इज इक्वल टू म्यू जी, ये एक्सेलरेशन आएगा। और जब तक यह ऐसे चलता रहे, फ्रिक्शन जब तक काइनेटिक लग रहा है तब तक एक्सेलरेशन यह है और कांस्टेंट है, तो जब तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तब तक के लिए हम मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। चलिए अब ये जो फ्रिक्शन इधर लगा ये क्या करेगा भाई, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल में वेलोसिटी जीरो थी, अब फ्रिक्शन इधर लगा, एक्सेलरेशन इधर की तरफ वेलोसिटी बढ़ाएगा ना, तो थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की इधर भी होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी टाइम के साथ, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी। अब देखो अगर मैं इस फ्रिक्शन का टॉर्क निकालूंगा तो टॉर्क अब इस डायरेक्शन में आएगा ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और टॉर्क अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस डायरेक्शन में आया और इसका इनिशियल में जो एंगुलर वेलोसिटी थी इधर थी, तो ओमेगा, ये फ्रिक्शन इधर लगा तो इसका टॉर्क इधर आया। अब टॉर्क और ओमेगा का डायरेक्शन अपोजिट है ना, और अपोजिट टॉर्क क्या करता है, ओमेगा को घटाता है, तो इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी तो बढ़ेगी लेकिन ओमेगा घटेगा, तो ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज होगी। मान लेते हैं थोड़ी देर बाद डिक्रीज होकर ओमेगा ले ले, ओमेगा ले, और वेलोसिटी बढ़कर v होगी। तो देखो p बराबर 0 पर यह सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था, जैसे इसको छोड़ूंगा इसकी वेलोसिटी पहले किधर बढ़ी, राइट में बढ़ी ना, तो ये डिस्क राइट में चलेगी, ये डिस्क किधर जाएगी, छोड़ते ही जैसे जमीन पर रखोगे तो पहले राइट में चलेगी। अब राइट में चलेगी तो देखो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करो, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी दो रीजन से होगी, एक ट्रांसलेशन मोशन के कारण तो v इधर, और रोटेशन ओमेगा क्लॉकवाइज है तो उसके कारण इधर, तो अब नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट वेलोसिटी होगी v माइनस ओमेगा। अब ये बताओ वेलोसिटी बढ़ रही है, ओमेगा घट रहा है, शुरू में क्या था, v जीरो था, केवल ओमेगा आर था इधर, तो इस ए पॉइंट की इधर की तरफ वेलोसिटी ज्यादा थी ना जीरो से, इस कारण से प्योर वॉल्यूम नहीं कर रहा था। अब क्या हो रहा है, v बढ़ रहा है, ओमेगा घट रहा है, तो इधर की तरफ वेलोसिटी घट रही है, तो थोड़ी देर बाद वापस ऐसा आएगा जब v और ओमेगा आर बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही v बराबर ओमेगा आर होगा प्योर वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका भी आंसर वही है कि अगर ऐसे रखकर छोड़ोगे तो पहले राइट हैंड साइड में चलेगी, फिर थोड़ी देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार अगर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तो फिर तो फ्रिक्शन जीरो होगा ना, और फ्रिक्शन जीरो होने का मतलब इसका v भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आगे बढ़ती रहेगी लगातार, कभी वापस लौटकर नहीं आएगी और कभी रुकेगी भी नहीं, रफ सरफेस है लेकिन कभी गाड़ी नहीं रुकने वाली, क्योंकि बी हमेशा रफ सरफेस है, लेकिन फ्रिक्शन कितना लगेगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट होने के बाद जीरो, तो कभी गाड़ी रुकने वाली नहीं है हमारी, इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी बिना पेट्रोल से, बिना इंजन से, बिना इंजन से। तो ये अपना इसका रिजल्ट हो गया, कर लें इसको नोट।
अब देखिए डिस्क प्योर वॉल्यूम में है तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको ऐसा कंसेप्ट को समझे, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसका लीनियर एक्सेलरेशन इधर होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हमने अल्फा कंसीडर किया। अब देखो अगर ये डिस्क प्योर वॉल्यूम में है इसका मतलब क्या रिलेशन है, b = ओमेगा r है और a बराबर अल्फा r भी है। ये तो हमें दे रखा है। अब मुझे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा। तो देखिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर बात करूंगा तो इसका ट्रांसलेटरी मोशन के कारण एक्सेलरेशन इधर होगा और इसका रोटेशन का अल्फा है तो उसके कारण एक्सेलरेशन इधर होगा अल्फा × r। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। अब अगर नेट एक्सेलरेशन निकालूं तो a और अल्फा r तो बराबर है। अगर a और अल्फा r बराबर होगा तो इस पॉइंट a का नेट एक्सेलरेशन 0 नजर आ रहा है, लेकिन 0 किस डायरेक्शन में, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में। बेसिकली रिजिड बॉडी में क्या होता है, हर पॉइंट सर्कल में घूम रहा है ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये सर्कल में अगर घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तो इसका एक रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा टुवर्ड सेंटर। और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन बराबर होता है ओमेगा² × r। तो मुझे अब इस ए पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन बताना है तो इस डायरेक्शन में तो नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन इस सेंटर के डायरेक्शन में जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो तो नेट एक्सेलरेशन बचेगा ना। तो नेट एक्सेलरेशन ए पॉइंट का किसके बराबर आ गया, इसके इक्वल। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसका नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक केस मैंने डिस्कस किया था कि इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट है जो प्योर रोलिंग कर रहा है। अब प्योर रोलिंग कर रहा था तो हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था ना, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ था, फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी पर ऊपर की तरफ लग रहा है। अब जैसे मान लेते हैं इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नीचे की तरफ v है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। इसमें हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला निकाला था, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी निकाली थी यहाँ पर हमने। अब देखो एक्सेलरेशन का ये जो आंसर आ रहा है ये क्या, इस और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या निकाली थी हमने टॉर्क से, टॉर्क बराबर I × अल्फा। मैं अगर देखो टॉर्क निकालूंगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल और mg का टॉर्क 0 होगा। नॉर्मल इस डिस्क पर जो लगेगा इधर की तरफ लगेगा और mg की सेंटर ऑफ मास से ही पास होगी, तो mg और नॉर्मल का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 है। केवल फ्रिक्शन का टॉर्क होगा फ्रिक्शन × r, और I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk², जहां पर k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। और अल्फा को a/r लिख सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑब्जेक्ट इज इन प्योर वॉल्यूम। प्योर वॉल्यूम की कंडीशन होती है ना a बराबर अल्फा r, तो यहां से अल्फा की वैल्यू इसमें रखी। अब ये जो एक्सेलरेशन का आंसर आया था इसको यहां रखूंगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा इतना। अब देखिए ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये क्या इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या। अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो या 1 मीटर पर सेकंड या 100 मीटर पर सेकंड, इस पर आंसर डिपेंड नहीं करेगा। इसके एक्सप्रेशन में कहीं भी वेलोसिटी नहीं आ रही, इसी तरह से इसके एक्सप्रेशन में भी वेलोसिटी नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। ऑब्जेक्ट और फ्रिक्शन फोर्स, इसका एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ भी, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है स्टैटिक लगता है प्योर वॉल्यूम में, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी न्यूटन्स लॉ से आता है। हमने फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन ऊपर माना और मोशन की इक्वेशन लगाकर ये सॉल्व किया था, फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव आया था, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही, वेलोसिटी कुछ भी हो और किसी भी डायरेक्शन में हो,
अगर ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ, दोनों ही केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये होगी, एक्सेलरेशन ये होगा, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी अपवर्ड होगा। जैसे अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्योर रोलिंग कर रहा है, लेकिन इसको हमने वेलोसिटी ऊपर की तरफ इंपार्ट कर दी। तो कई बार ये गलती होती है स्टूडेंट्स है, सर वेलोसिटी के अपोजिट में लगता है ना फ्रिक्शन, वेलोसिटी ऊपर है फ्रिक्शन नीचे लगा देते हैं, वही गलती हो जाती है। क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है रेस्ट में, प्योर रोलिंग का मतलब, तो इस पर न्यूटन्स लॉ से पता लगाया है कि फ्रिक्शन की वैल्यू ऊपर आती है। तो वेलोसिटी यहाँ नीचे हो तब भी फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर हो तो भी फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा। तो इंक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम में इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होता है। और देखो इस इक्वेशन को लगाकर टॉर्क बराबर I इनटू अल्फा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालो, और एक्सेलरेशन दे रखा होता है प्योर रोलिंग में, तो इस टॉर्क वाली इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो भी एक्सेलरेशन आपको दे रखा है वो यहां रखोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। काटिए इसको नाउ। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि डिस्क एक इंक्लाइंड प्लेन पर है, मोशन कर रही है और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हमें बताना है कि इस डिस्क का पर लगने वाले फोर्स का टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट क्या होगा। और ए पॉइंट कहां पर है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन जो इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है। ए पॉइंट कहां पर है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, इस पर एक पॉइंट ए है, इसके अबाउट मुझे टॉर्क बताना है कितना होगा। तो देखो टॉर्क को निकालने के लिए इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगा ना, और सेंटर ऑफ मास से भी पास होगा, ये नॉर्मल इधर लगेगा। अब ये दो फोर्स हमारे पास यहाँ लगे, तो अब mg के कंपोनेंट कर ले न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए, ये एंगल थीटा है, mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा, और mg का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कितना आ जाएगा। देखो mg जो है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना, तो इसकी जो दो कंपोनेंट करोगे वो दोनों कंपोनेंट भी सेंटर ऑफ मास से ही पास होंगे, mg sin थीटा इधर। अब मैंने इस mg के दो टुकड़े कर लिए, अब मुझे सेंटर ऑफ इस a पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो देखो mg sin थीटा फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है a पॉइंट से पास हो रही है, तो mg sin थीटा के कारण a पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो mg sin थीटा फोर्स के कारण टॉर्क a पॉइंट के अबाउट क्या हो गया, 0। अब a पॉइंट की मैं यहां से डिस्टेंस मान लेता हूं x। देखो अब मैं अगर mg cos थीटा का टॉर्क निकालूंगा इसी पॉइंट के अबाउट तो कितना आएगा। देखो mg cos थीटा फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, इस लाइन ऑफ एक्शन की a पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस x है, तो इसका टॉर्क कितना आ गया, mg cos थीटा into x। और ये टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं, mg sin थीटा नीचे लग रहा है तो इसको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब दूसरा जो नॉर्मल है उसका टॉर्क भी तो यही होगा, नॉर्मल इनटू x, तो नॉर्मल फोर्स का टॉर्क क्या हो गया, इस a पॉइंट के अबाउट नॉर्मल इनटू x, और ये किस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं, नॉर्मल ऐसा लग रहा है तो एरो ऐसे बनाएंगे, और ये एरो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ये तो हम जानते ही है ना, न्यूटन्स लॉ से ऊपर और नीचे के फोर्स बराबर करूंगा। अब देखो नॉर्मल अगर mg cos थीटा के इक्वल यहां रखूंगा तो ये दोनों टॉर्क इक्वल आ रहे हैं, और ये दोनों टॉर्क इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट है, तो टोटल टॉर्क a पॉइंट के अबाउट क्या आ गया, 0 के बराबर। तो ये अपना आंसर, a पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। और अगर नेट टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होता है, तो हम इस a पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा इस a पॉइंट के अबाउट,
लेकिन तब तक जब तक ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है। अगर ये रफ होगा तो ए पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, वो नॉन जीरो होगा। तो अगर ये रफ सरफेस होती तो ए के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होता, स्मूथ है तो ए के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। तो एंगुलर मोमेंटम भी ए के अबाउट कंजर्व रहेगा। मैं ये कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस लाइन पर जितने भी पॉइंट कंसीडर करोगे, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं जो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है लाइन और इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लाइन है, तो इस लाइन के पर जितने भी पॉइंट कंसीडर करोगे, हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कर लें इसको नोट। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि ये डिस्क हमारी रोलिंग कर रही है, हमें ये दिया था प्योर रोलिंग है या नहीं है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अब मुझे इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओ पॉइंट के अबाउट। अब देखिए इसका ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने इसके पहले एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखा है या तो केवल ट्रांसलेटरी मोशन के लिए या रोटेशन मोशन के लिए। रोटेशन मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था आई ओमेगा, ट्रांसलेशन मोशन के लिए था एम वी आर। अब इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो सॉल्यूशन देखो रोटेशन मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला आई इनटू ओमेगा था ना। अब इस डिस्क का आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस डिस्क का आई क्या होगा, m r स्क्वायर बाई 2 के बराबर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा इनटू इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है, तो रोटेशन के कारण तो एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर आ गया ना। अब ये किस डायरेक्शन में होगा, जो ओमेगा का डायरेक्शन होता है वही एल का डायरेक्शन होता है, तो ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ क्लॉकवाइज क्वेश्चन में दिखा रखा है, तो इस वाले एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज होगा। अब दूसरा हम ट्रांसलेटरी मोशन के कारण देखें, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये बताया था ना, mv into r परपेंडिकुलर, mv into r परपेंडिकुलर, और जो वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे वो सेंटर ऑफ मास की लेंगे। इस फॉर्मूले में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v दे रखी है। अब r परपेंडिकुलर का मतलब क्या था, जो वेलोसिटी है इसकी लाइन ऑफ मोशन ये है। अब इस लाइन ऑफ मोशन की o पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ये जो लाइन ऑफ मोशन है ये जो लाइन ऑफ मोशन है, जिस लाइन के अराउंड वेलोसिटी है, इसकी o पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस होगी ना, तो ये डिस्टेंस जिसकी रेडियस के बराबर है जो कैपिटल R दे रखी है। तो अब इसका एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन मोशन के कारण ये हो गया। अब देखो इसका एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन मोशन के कारण ये हो गया, रोटेशन के कारण ये है। टोटल निकालने के लिए दोनों को जोड़ूंगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे इस चीज पर डिपेंड करेगा कि जोड़ेंगे तब जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अब इसका डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन चेक करें किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, देखो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है और पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन ये r वेक्टर होगा। अब r क्रॉस b करते हैं ना एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए r से b की तरफ, तो ये एरो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अगर ये एरो क्लॉकवाइज है तो ये वाला एंगुलर मोमेंटम भी क्लॉकवाइज है। अब देखो अगर दोनों कारण से एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। अगर एक क्लॉकवाइज होता दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता तो सब्ट्रैक्ट होता, तो यहाँ तो ऐड होकर आंसर आएगा और इन दोनों को ऐड करने पर आंसर हमारा कितना आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा प्लस m v r, ये अपना आंसर होगा। और ये आंसर किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कर लें इसको।
देखिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक अपना टॉपलिंग पर है और टॉपलिंग को मैं क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास ये एक क्यूब है जो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर रखा हुआ है। अब इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर लगाता हूँ, जबकि जो क्यूब है तो इसकी सारी साइड बराबर लेंथ की होगी और क्यूब की साइड की लेंथ L दे रखी है ना, ये वाली लेंथ भी L के बराबर होगी, ये वाली लेंथ भी L होगी और क्यूब का मास है M। तो हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है उसको मैं डिस्कस करता हूं। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम इस क्यूब का फिगर डायग्राम बना देते हैं। तो देखिए फिगर डायग्राम कैसा बनेगा इसका। देखो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास पर होगी, mg इधर लगेगा और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा ना इधर की तरफ, फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा। अब हमें क्वेश्चन में एक नॉर्मल भी लगेगा जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ एग्जैक्ट हो रहा होगा। अब देखिए अगर यहाँ हम इसको देखें, हमें क्वेश्चन में वो कंडीशन बनानी है कि ये स्लाइड नहीं करे, स्लाइडिंग नहीं करे मतलब आगे पीछे नहीं चले और चलने की टेंडेंसी इसकी राइट में है, फ्रिक्शन तो इसको रोक रहा है। अब हम ये चाहते हैं नहीं चले, तो ये तभी नहीं चलेगा ना जब एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा। तो स्लाइडिंग नहीं होने की क्या कंडीशन है कि ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर स्लाइड नहीं करे, उसकी क्या कंडीशन होगी कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर स्लाइड नहीं करे। तो कंडीशन ये है ना कि एक्सटर्नल फोर्स इससे कम होना चाहिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू इनटू एल। और अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जो इसको स्लाइड करा रहा है या स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है वो इससे कम है तो ये स्लाइडिंग नहीं होगी। और हमारे क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन बतानी है विदाउट स्लाइडिंग। तो विदाउट स्लाइडिंग का मतलब ये हो गया, अच्छा नॉर्मल तो mg के बराबर होगा, नॉर्मल वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कर दूंगा तो अब क्या कंडीशन आ जाएगी, F लेस देन इक्वल टू म्यू mg। दिस इज द कंडीशन फॉर नॉट स्लाइडिंग, इट विल नॉट स्लाइड, इट विल नॉट स्लाइड, स्लाइड नहीं करना चाहिए, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस वन। अब हमारा अगला केस है, हम चाहते हैं टॉपल करें। अब देखो टॉपल करने का मतलब क्या होता है, रोटेट करना, टॉपल करना, टॉपलिंग का मतलब रोटेट करना। अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ इतनी डिस्टेंस पर फोर्स लगाओगे तो बताओ ऐसे फोर्स लगाने से अगर ये टॉपल होगा तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो कैसे टॉपल होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, अब मैं ऊपर अगर ऐसे फोर्स लगाता हूँ तो ऐसे घूम सकता है ना, और ऐसे घूमना ही टॉपल करना है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे धक्का मारूंगा इस पर तो ये ऐसे रोटेट होगा क्लॉकवाइज। तो ये ऑब्जेक्ट अगर टॉपल होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब अगर ये टॉपल क्लॉकवाइज हुआ तो देखो जमीन पर यहाँ इसका एक पॉइंट कांटेक्ट में है, ये दूसरा पॉइंट कांटेक्ट में है। अगर ये टॉपल होगा तो जमीन से इसका ए और बी में से एक पॉइंट कांटेक्ट छोड़ेगा ना, तो कौन सा पॉइंट कांटेक्ट ब्रेक करेगा, ए वाला पॉइंट कांटेक्ट ब्रेक करेगा। और अगर ए पॉइंट से ये कांटेक्ट छोड़ देगा, ए पॉइंट से ऊपर लिफ्ट हो जाएगा टॉपल करने के लिए, तो टॉपल किस पॉइंट के अबाउट होगा, बी पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है कौन से पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा, बी पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा। अब देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट बी पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तो यही होगी। मैं यहां पर दोबारा इस डायग्राम को बना देता हूं। ये mg तो सेंटर ऑफ मास पर लगेगा ही, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के पैरेलल इधर लगेगा इसे। अब एक्सटर्नल फोर्स F मुझे इधर दिखाई रखा है क्वेश्चन में, h हाइट पर दिखा रखा है ना। अब लेकिन अगर बी ए वाला पॉइंट जमीन से जस्ट कांटेक्ट ब्रेक करता है तो हम इन जनरल अभी तक क्वेश्चन में क्या करते थे, नॉर्मल रिएक्शन को अपवर्ड डायरेक्शन में मानते थे और इसकी
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास पर मानते थे, लेकिन अब नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास पर नहीं होगा क्योंकि ए से कांटेक्ट हट गया और केवल अब ये ऑब्जेक्ट जो है बी पॉइंट पर जमीन के कांटेक्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन बी पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां शिफ्ट हो जाएगा, मतलब नॉर्मल लगेगा अभी ऊपर ही और उतना ही लगेगा mg के बराबर, लेकिन उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास पर नहीं होकर बी पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगी। अब देखो ये चल नहीं रहा, रेस्ट में है, अगर ये चल नहीं रहा रेस्ट में है तो बी पॉइंट स्टेशनरी है, तो बी पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन मोशन करेगा ना, टॉपल कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और बी पॉइंट स्टेशनरी है क्योंकि पहले कंडीशन लिख दी नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा, तो ये बी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन मोशन करेगा। अब देखो अगर जिस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन मोशन होते हैं टॉर्क भी उसी पॉइंट के अबाउट निकालते हो ना, तो अब मैं टॉर्क बी पॉइंट के अबाउट निकालूंगा, तो अगर बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो होगा क्योंकि फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन बी से पास हो रही है, इस नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो होगा क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी बी पॉइंट से पास हो रही है, तो अब क्या लिखूंगा, बी पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क भी जीरो, नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो। अब देखो बी पॉइंट के अबाउट इस एक्सटर्नल फोर्स एफ का टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और देखो टॉर्क निकालने के लिए बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, इसके अबाउट निकालना है ना, इसको एक तरह से सेंटर मान लो और ये फोर्स लगाऊंगा तो इसके कारण ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज है और कितना है एफ का टॉर्क बी के अबाउट निकालूंगा तो एफ इंटू एच होगा और किधर होगा क्लॉकवाइज। अब इसके अलावा mg का टॉर्क आएगा, mg की लाइन ऑफ एक्शन ये है तो इसकी ये वाली मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, इस ये क्यूब है ना, तो क्यूब की ये लेंथ है तो ये l/2 होगी, तो mg का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या आ गया mg इंटू l/2 के बराबर, और ये किस डायरेक्शन में है, इसको सेंटर मान रहा हूं, mg ऐसे लगेगा तो ऐसे घुमाएगा और ये एरो किधर है एंटी क्लॉकवाइज में। अब देखो बाकी दो फोर्स के टॉर्क जीरो है, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज इसका एंटी क्लॉकवाइज, अब किसका टॉर्क बड़ा है भाई, हम चाहते हैं ना टॉपल हो, और टॉपल किस डायरेक्शन में होगा, टॉपल होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर टॉपल क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्लॉकवाइज वाले फोर्स का टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन ये हो गई ना F into H is greater than mg into L/2, तो ये टॉपलिंग की कंडीशन है, ये हमारे पास टॉपलिंग की कंडीशन है। अब इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं ना, तो वो ऐसे देता है कि हम चाहते हैं टॉपल हो, तो टॉपल होने के लिए एफ मिनिमम कितना चाहिए, तो एफ की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें ना, वैसे तो एफ इंटू एच इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम इसको बराबर कंसीडर कर लेते हैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो मिनिमम के लिए एफ एच बराबर mg बाई l/2, हालांकि इससे जो एफ आएगा ना उससे हल्का सा एफ ज्यादा होना चाहिए टॉपल कराने के लिए, तो ये अपना आंसर हो जाता है एफ की मिनिमम वैल्यू निकालने का। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।